गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आते जाइए, वेलकम टू सेशन। गुड इवनिंग निर्मला, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग गुलराज। मैं बढ़िया हूँ निर्मला, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग कोमल, वेलकम टू सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताए कोई? पीडीएफ नहीं मिला निर्मला आपको? आप अपने उसमें जाएंगी कोर्स में, ठीक है, वहाँ कंटेंट होगा, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ओके। जेपी नारायण का नहीं मिला? अपलोड कर दिया मैंने कल ही कल मैंने कल नहीं परसों किया था। एक बार बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर है सभी? चलिए, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सबको पता है, अगर किसी को आपके फ्रेंड को अगर फिलर फॉर्म का कोई भी कोर्स परचेज करना हो तो उसमें अतुल 10 कूपन कोड यूज करें और उसमें 10% ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। अभी एक चीज और याद रखें, 28 से 29 तारीख में 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है, 28 और 29 अप्रैल, ठीक। अगर किसी को परचेज करना हो तो 30% ऑफ है, ये ऑफर है आप लोगों के लिए। चलो, आज के सेशन की शुरुआत हम लोग एक बढ़िया से कोट के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के साथ हम लोग करेंगे। देखो, आप कुछ देख रहे हैं, घड़ी दिख रही है आपको? घड़ी क्या बयां करती है, बताइए आप? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। इसीलिए एग्जाम देते समय या एग्जाम देना हो तो ये मत सोचो कि हम फेल होंगे पास होंगे, ठीक है। ये सोचो, पॉजिटिव एनर्जी लेके चलो कि हम पास होंगे और अपना वक्त बदल देगा, ठीक। पता नहीं कल रिजल्ट के बाद हमारा एकदम वक्त बदल जाए ना। चलिए स्टार्ट करें। तो आज हम लोग जेपी नारायण को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बढ़िया राजनीतिक विचारक है, क्रांतिकारी भी है। देखो, यहाँ सबसे कंफ्यूजन वाला है संपूर्ण क्रांति और एक होता है सप्त क्रांति। जब लोहिया को पढ़ेंगे हम लोग, वहां है क्या, सप्त क्रांति, मतलब 7 रेवोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, ठीक। क्रांति के 7 टाइप बताते हैं, किस किस प्रकार से क्रांति है, ठीक। उसके बारे में, संपूर्ण क्रांति के बारे में ये बात करते हैं और सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। सोशलिज्म के बाद ये आते हैं अपने लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, दल विहीन राजनीति के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीजों को हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। और लास्ट में हम लोग इनके जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आते जाइए सभी लोग। ओके निर्मला, गुलनाज, कोमल, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गुड। राम सिसोदिया, आप कल नहीं आए थे। राम सिसोदिया, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं हो पाता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, है ना।
गुड इवनिंग सोनिया। चलिए आ जाइए सभी लोग, आ जाइए आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें सेशन। ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जेपी नारायण का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, 1902 से 1979, 79। ठीक, ये इनका जीवन काल है, ये जन्म है और ये मृत्यु है। ठीक, ये सपोर्ट किसके हैं, एक चीज यहाँ नोट कर लेना, पार्टी लेस राजनीति या पॉलिटिक्स के सपोर्ट है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ इंपोर्टेंट बुक है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, प्रिजन डायरी। ये बुक हम लोगों को देखो, प्रिजन डायरी और प्रिजन नोटबुक, दो बुक हैं, ये कंफ्यूज करती हैं। ये बुक पता किसकी है, नोट, ये ग्रामसी की है। ग्रामसी को जब हम लोग पढ़ेंगे, एंटोनियो ग्रामसी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, टोटल रिवोल्यूशन। इस बुक में इन्होंने, ये बुक याद रखेंगे, इस बुक में इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति के बारे में बात की है। भाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, है ना, सहकारी खेती की बात करते हैं ये लोग, सॉरी, जेपी नारायण सहकारी खेती की बात करते हैं, उद्योग के लिए बात करते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ये आर्टिकल है इनका एक। ठीक, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये बुक है इनकी, ये भी याद रखेंगे। अपील फॉर अपील फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति पर इन्होंने विचार विचार भी बताएं कि कैसे क्या है। ठीक, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। इनकी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें प्रिंट करा लें और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है उसे आप नोट कर लें उस पर, ठीक है। इनके जीवन परिचय पे आते हैं, तो इनको याद रखेंगे, लोकनायक भी कहा है, इनको जनता प्रेम से लोकनायक भी कहती थी। ठीक है, जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये बर्कली विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ठीक, मार्क्सवादी प्रवचन के विकसित हुए हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के इनके ऊपर प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, और हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं, ये लोग ये अमेरिका पढ़ के आए हैं। ठीक, इनमें कुछ चीजें याद रखेंगे ये, कि इनका जीवन काल, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जीवन था, वो कैसे किस पार्टी के रूप में उभरा और कहाँ तक चला, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस पार्टी से संबंधित या इस पार्टी के सॉरी, इस पार्टी को किसने बनाया, ठीक है, इसके प्रमुख कौन है, तो ये चीजें पूछते हैं। इसमें कई थिंकर को हम लोग पढ़ेंगे, लोहिया को पढ़ेंगे इसी में। यहाँ ये जो पार्टी है पॉलिटिकल, इनमें मिल जाएंगे, लोहिया मिलेंगे, जेपी नारायण मिलेंगे, है ना। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देख लेते हैं इनकी पार्टी। 1929 में भारत आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ से इनका जीवन का चक्र चल रहा है, जीवन के एक चरण चल रहे हैं कि कैसे कैसे ये किस किस पार्टी को बदलते हैं और किस किस पार्टी में कौन कौन पार्टी बनाई, किससे जुड़े, ये सब ये चीजें याद रखेंगे। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई थी। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1956 में इसे छोड़ दिया था। ठीक, ये पूछ लेते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण ने कब छोड़ी, तो 1956, 1956। 1977 में जनता पार्टी बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब उनका हम देखते हैं पॉलिटिकल, जो उनकी पॉलिटिकल यात्रा थी, ठीक है, वे ऑफ पॉलिटिकल, उनका जो राजनीति का रास्ता था वो कैसा था। तो 1929 में जैसे ही वो भारत आए और फिर कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, सोशलिज्म के लिए, लोकतंत्र के लिए, दल विहीन राजनीति के लिए, इन सब के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के भी लिए टोटल रेवोल्यूशन की बात करने लगे कि भाई संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, ये नहीं कि हम ओनली स्वतंत्रता के लिए लड़ें। मतलब क्रांति शिक्षा में भी हो, आध्यात्मिक हो, इन सारी चीज़ों में
मतलब ए टू जेड उन्होंने 7 पॉइंट बताए थे, उन सबके बारे में क्रांति करना है। ठीक है, चलिए। उन्होंने कांग्रेस के तहत भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, लेकिन बाद में भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाई। भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इसका विरोध भी किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है बड़े लोगों का दल है, जिसमें छोटे लोगों की कोई वो नहीं होती है सुनवाई। इन्होंने अपने सर्वोदय का जो आइडिया देते हैं, देखो यहाँ गांधी ने भी दिया है सर्वोदय का आइडिया, सबका उदय। इन्होंने आइडिया जो दिया निम्न स्तर से, निम्न स्तर से उदय। ठीक है, तो कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस सिर्फ उच्च लोगों की सुनती थी, उच्च लोगों की पार्टी थी। ठीक, इस वजह से इन्होंने कांग्रेस का विरोध भी किया है। महात्मा गांधी का उन्होंने अनुसरण किया है, भारत में सक्रिय भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन, विनोबा भावे के बारे में भी आया, ये विनोबा भावे ने भूदान योगदान चलाया है ना। सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1932 में कैद हुई। उसके बाद रिहाई के बाद वो कांग्रेस के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। धीरे धीरे उनके जैसे ही सब चीजें बढ़ने लगी और फिर वो सर्वोदय के बारे में बढ़ने लगे, लोकतांत्रिक समाजवाद, इन चीजों के बारे में बढ़ने लगे। तो यहाँ से क्या है इम्पोर्टेंट? पार्टी आप याद रखेंगे और उनके ऊपर किनका प्रभाव पड़ा? गांधी जी का पड़ा। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन में जुड़े, कब भाग लिया और कब कैद हुए? 1932 में कैद हुए वो। किस कारण? सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण। ठीक, क्योंकि उन्होंने बाद में पॉलिटिक्स छोड़ दी। जब 1900 हमने आपको बताया जनता पार्टी बनाने के बाद 1977, ठीक है, उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। ठीक, फिर वो समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करने लगे। ओके, कांग्रेस के विरोध में जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और 1999 में जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न मिला उन्हें 1999 में। ये भी याद रखेंगे। पूछ लेते हैं कि कब जेपी नारायण को भारत रत्न मिला, तो 1999 में मिला। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए, बताइए। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? राम सिसोदिया, पंकज, सोनिया, कोमल, गुलनाज, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी का कोई डाउट? ओके, तो भारत रत्न मिला भाई अच्छे काम करने के लिए। जब इनका पूरा हिस्ट्री देखा 1999 में मरने के उपरांत तब दिया गया भारत रत्न। ठीक है, 1956 में यहाँ याद रखेंगे मैक्सिस पुरस्कार, रेमन मैक्सिस पुरस्कार था 1965। व्यक्ति के अच्छे काम, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई, मतलब बुरे कामों के खिलाफ इन्होंने अपने आंदोलन क्रांति की, इस वजह से इन्हें मैक्सिस पुरस्कार मिला। ठीक है, भारत में कई लोगों को मिला है, जैसे वो एनडीटीवी के थे रवीश कुमार पत्रकार, है ना, अन्ना जा वो आम पार्टी के केजरीवाल, इन लोगों को मिले हैं ये पुरस्कार कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, गलत काम के लिए अपनी आवाज उठाते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद पर इनके विचार। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। तो क्या है लोकतंत्र पे, कैसे क्या कहते हैं कि भाई दल विहीन पार्टी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में ये बात करते हैं। जनता, देखो लोकतांत्रिक में क्या है, इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। राज्य ये रहेगा, स्टेट, इसके ऊपर जनता रहेगी और इसके नीचे इकोनॉमिक रहेगी। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक संसाधन। यहाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा ना। इसके नीचे आर्थिक संसाधन रहेंगे। तो क्या है, जनता राज्य पर, राज्य को चलाइए और राज्य जो है वो आर्थिक संसाधनों पर काम करे। ओके, ये चीजें आई समझ में? जनता राज्य को चलाइए और राज्य आर्थिक संसाधन, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट चलाइए। ठीक, लोकतंत्र की उनकी अवधारणा समाजवाद और सामाजिक क्रांति के दर्शन को जोड़ती है और समाजवाद की एक लोकतांत्रिक रूप की वकालत करती है जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। जो भी है जनता राज्य में देखेगी भाई, मेंटेन करेगी, लेकिन राज्य का काम क्या है? वो इकोनॉमिक संसाधन, सहकारी खेती वगैरह में देखेगी, जो समाजवाद को देखेगी। यहाँ जो राज्य देखेगी, सारी चीजों को मेंटेन करेगी, वो समाजवाद बन जाएगा। ठीक है, सोशलिज्म हो जाएगा। ये चीज है।
ठीक, उनके कुछ उद्देश्य थे। सोशलिस्ट पार्टी के मंच के थ्रू उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो था उसके बारे में कुछ उन्होंने उद्देश्य भी बताए कि सभी शक्तियां जनता को हस्तांतरण होनी चाहिए, देश के आर्थिक विकास को राज्य को नियंत्रित करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइए, तो दोबारा से रिपीट करें। समझ में आया? पंकज, कोमल, राम सिसोदिया, सोनिया, समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? सामाजिक लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? पंकज, पंकज साथी बताइए। ओके गुरुनाथ, देखिए स्टेट है, ठीक है, इन्होंने कहा भाई स्टेट को सारे काम हस्तांतरण करेगी जनता, ठीक है, जनता स्टेट को देखेगी, और स्टेट जो है राज्य, वो आर्थिक संसाधन, आर्थिक रूप में कार्य करेगा, ठीक है, आर्थिक कार्य करेगा, ये चीजें हैं बस। जनता को आर्थिक कार्य से कोई मतलब नहीं, जनता राज्य देखेगी, राज्य में जो आर्थिक संसाधन है वो समाजवाद के थ्रू सबका हक होगा, उन संसाधनों पर, जो आर्थिक संसाधन है उन पर सारी जनता का हक होगा, सहकारी खेती होगी, ठीक है, सब लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक, ये चीजें हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जेपी नारायण के अनुसार राज्य का हक या राज्य के कार्य क्या है, तो आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण करना या आर्थिक विकास करना, ठीक, और जनता का कार्य क्या है, राज्य को नियंत्रित करना, राज्य के कार्य करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक। ओके सोनिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, जहां स्टेट पर हो रहा था समाजीकरण, क्योंकि स्टेट आर्थिक देख रहा था, अगर जनता को हम आर्थिक दे देंगे तो जनता लालची हो जाएगी, तो फिर वो किसी को नहीं देगी, इसलिए वो स्टेट को दे दो, स्टेट उसका समाजीकरण करेगा, सब लोग उसका यूज करेंगे, ठीक, जिसमें अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में ऋण के वितरण के साथ साथ प्रमुख उद्योग, बैंक और सार्वजनिक उपयोगिताएं शामिल है। मतलब क्या है, अब ये जो है ना, स्टेट को अगर हम काम दे देंगे, जनता स्टेट को देखेगी, स्टेट आर्थिक रूप से काम देखेगा, तो इसमें क्या है, जैसे असंगठित समूह है, किसान है, मजदूर है, तो उनका कोई संगठन तो है नहीं, अब उन्हें सरकार कहाँ से वो दे समाज कल्याण, समाज कल्याण को करने के लिए वो कहाँ से सुख सुविधाएं दे, तो जो जनता स्टेट को देखेगी, जनता क्या है, सॉरी, स्टेट क्या करेगा, राजस्व करेगा इकट्ठा, तो वो किसे देगी, किसका कल्याण करेगी उससे, जो असंगठित समूह है, ठीक, और वो किससे इकट्ठा करेगी राजस्व, जो संगठित समूह है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज वो है सेक्टर, उनसे राजस्व लेगी, टैक्स लेगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है, ये काम है स्टेट का। जमींदारों का उन्मूलन, सहकारी खेती के लिए किसानों को भूमि वितरण, सहकारी खेती के बारे में बात करते हैं, अगर ये खेत है तो सब लोग इसमें काम करेंगे, ये नहीं कि किसी का एक खेत हो गया और एक ही लोग काम करेगा, एक ही प्रॉफिट कमाएगा, नहीं, सभी लोग काम करेंगे, सब लोग कमाएंगे, अपनी जीविका सभी लोग कमाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आया सबको समझ में? बताइए। एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से, समझ में आया सोनिया, गुलनाज? ओके राम सिसोदिया। पंकज आपको? ओके योगी अनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनका आता है माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, इसे याद रखेंगे, आर्टिकल है 1946 में लिखा गया उनका, ठीक है। तो इसके बारे में वो कहते हैं क्या है समाजवाद की, उन्होंने तस्वीर कैसे देखी, कैसे समाजवाद लाया जाए, क्या है उनके अनुसार समाजवाद, ठीक, उनके अनुसार क्या है, ग्राम पंचायत सहकारी खेती करे, मतलब जो गांव है, गांव में हर व्यक्ति अपनी खेती करे, और उनका कानून नियम कौन बनाएगा, ग्राम का पंचायत, पंचायत जो होगी वो बनाएगा, ठीक, होता है गांव में, वो सारे नियम देखेगा, ठीक, इसलिए विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन,
ठीक है, विकेंद्रीकरण कि भाई अपने अपने स्तर पे कानून बना लो, गांव अपने स्तर पर, ब्लॉक अपने स्तर पर, जिला अपने स्तर पर, वहीं वहीं वो अपने स्तर पर आर्थिक रिसोर्स देख लें। ठीक है, ये नहीं कि गांव की समस्याएं हैं वो केंद्र में जाके वहां डिस्कस हो कि ये समस्याएं ये कैसे सॉल्व हो। भाई गांव में जब समस्याएं हैं तो गांव के स्तर पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और देखो, जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे मान के चलिए आपकी कोई समस्या है, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट में आपकी जो समस्या है, तो आप उन समस्याओं को अच्छे से समझ रहे हैं और उनको फेस कर रहे हैं कि क्या समस्या और क्या सोल्यूशन हो सकता है ना। जैसे मैं हूँ, मैंने आपको नोट्स दिए, अब आप उसमें कई चीजें देख रहा हूँ कि सर अगर ऐसा दे देते तो हमें लिखने में आसानी होती है ना, कई चीजें हो जाती हैं। तो भाई जहाँ जो जिस स्तर पर है, जैसे जिला जिला गांव परिषद जो भी जिस स्तर पर है, अपनी आर्थिक व्यवस्था उसी स्तर पर करें, वही विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम पहले केंद्र में जाएंगे वहां से समस्या आएगी, तो ये नहीं। समुदाय को बड़े पैमाने के उद्योग का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब आप बड़े पैमाने पे उद्योग करें, ठीक, व्यापार करें, उत्पादन करें, ये नहीं कि छोटे छोटे पे करें, नहीं। जैसे लोहिया को हम लोग जब पढ़ेंगे, लोहिया कहते हैं श्रमिकों को बस छोटे छोटे संसाधन पे काम करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा रेवेन्यू हो, लेकिन नहीं सबको काम मिले, ऐसा नहीं हो। तो इन्होंने कहा है कि भाई बड़े समुदाय पे हम लोग बड़े पैमाने पर कार्य करेंगे, उत्पादन करेंगे तो ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, उत्पादन के सहयोग के लिए लघु उद्योगों को संगठित करें, जो कुटीर उद्योग है उनको सबको इकट्ठा लाएं कि हम सब लोग एक हैं और सब लोग काम करें साथ में। ठीक है, एक राज्य को सीमित भूमिका के साथ लोकतांत्रिक रूप से कार्य करना चाहिए, मतलब राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी काम में, एक लिमिटेड वे में काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ बताइए सबको आया समझ, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़े। ओके, उन्होंने सहकारी समितियों और समुदायों द्वारा उद्योग के स्वामित्व की वकालत करने की भी मांग की, ताकि राज्य को उद्योग और रोजगार में एकाधिकार प्राप्त करने से रोका जाए। मतलब क्या है, सहकारी खेती मतलब सब लोग अपना अपना करेंगे लेकिन साथ में मिलकर करेंगे, ये नहीं कि एक लोग करेगा। ठीक है, सहकारी मतलब सबको, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अगर हम केंद्रीकरण कर देंगे तो राज्य का एकाधिकार हो जाएगा, राज्य ही सारे नियम कानून और फैसले राज्य ही लेगा। वही बात जो हमने पहले बताई थी आपको, है ना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसी एक के पास पूरी जमीन ना होनी चाहिए, सबको भाग दे देने चाहिए कि भाई अपना अपना कर लो, सबको बांट देने चाहिए। सहकारी खेती, इसका मतलब ये होता है सहकारी। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और विभिन्न भूमि सुधारों की वकालत की। ठीक, इसके अलावा उन्होंने भारत के लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, ये भी याद रखेंगे हम लोग, है ना। बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। अब आता है उनका सर्वोदय का आइडिया। सर्वोदय का आइडिया क्या है इसे हम लोग देखेंगे, है ना। ओके, पंकज साथी आपको आया समझ में। सर्वोदय का आइडिया उनका गांधी जी जैसा है। ठीक, गांधी जी कहते हैं सबका उदय, लेकिन इनका क्या है, एकदम नीचे नीचे से स्वराज। ठीक है, मतलब स्वराज फ्रॉम बिलो, ये टर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्वराज फ्रॉम बिलो किसने दिया, तो जेपी नारायण। ठीक है, याद रखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय अपहोल्ड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी विद सोशलिज्म, मतलब ये है कि आप लोकतंत्र में सहभाग दें, ये नहीं कि वोट देने के बाद आप कुछ भी ना करें, आप उसमें एक्टिव रहें, राजनीति में आप भाग लेते रहें कि समझे क्या चीजें हो रही हैं, क्या गलत है क्या सही। ये नहीं वोट देने के बाद हम तटस्थ हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी देखें कि क्या हो रहा है, उसमें एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें। सामाजिक रूप से सर्वोदय समावेशी समतावादी पर आधारित है, सबका उदय समानता, नागरिकों को समुदाय और राजनीतिक रूप से यह एक विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करता है, जैसे जेपी ने पंचायती राज और नीचे से स्वराज। इसका मतलब क्या है, पंचायती राज, गांव जो है, गांव में एक गांव गांव होता है, उसमें प्रधान होता है, पंचायत होती है, तो जो उसकी समस्या है वो अपने अपनी सीमा पे सॉर्ट आउट कर ले। ठीक, वहीं अपनी समस्या सॉल्व कर ले,
वहीं अपने आर्थिक रिसोर्स देख ले, वहीं अपने उद्योग लगा ले। ठीक, ये चीज है। अगर पूछ लिया जाता है कि उनका सर्वोदय कैसा है, स्वराज फ्रॉम बिलो, नीचे से स्वराज के रूप में है इनका सर्वोदय। ठीक, उन्होंने सत्ता की राजनीति और राजनीति के सहयोग से ये बदलने की मांग की। मतलब राजनीतिक सहयोग और सत्ता की राजनीति, जो भी सत्ता में है, ठीक, उनसे ये चीजें बदलने की मांग की कि आप लोग ऐसा ऐसा करें। ठीक है, जब तक हम लोगों में पॉलिटिकल कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं होंगी ये सारी चीजें। ओके, यस यस, पक्का साथी, सभी लोगों का कल्याण। उन्होंने सर्वोदय के गांधी के विचार का उपयोग सच्चे समाजवाद के विचार को विकसित करने के लिए किया। ठीक है, सच्चा समाजवाद क्या, सबका उदय, सबको सारी चीजें समता के रूप में देखना चाहिए, सबको सारी चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, समान नहीं होना चाहिए, समता होनी चाहिए, समता और समान दोनों अलग अलग। ठीक, सच्चे समाजवाद को विचार को विकसित करने के लिए किया, क्योंकि सर्वोदय का अर्थ है उत्थान और सभी का कल्याण, इसलिए संघर्ष में आने वाले विभिन्न वर्गों के बीच हितों के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार गांधी द्वारा वर्ग का सहयोग के विचार को बढ़ावा दिया। जैसा कि गांधी ने कहा था सर्वोदय, गांधी को आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सॉरी गांधी को देखा नहीं होगा, मतलब पढ़ा होगा, मेरा मतलब ये है। ठीक है, देखने का मतलब नोट्स आपने देखे होंगे। ठीक, तो गांधी को जब आप लोग सर्वोदय में पढ़ेंगे, सेम विचार उन्होंने गांधी से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति में देख लेते हैं। देखो, जो हमने आपको बताया था, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, जेपी नारायण को याद रखेंगे। और सप्त क्रांति में आप लोग याद रखेंगे लोहिया को। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? ये दोनों चीज याद रखेंगे, ये असेसन रीजन में हमको कंफ्यूज करती है। ठीक है, योगी अनु क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हमारे पूर्वज देखो होगी, मतलब समझ में नहीं आया योगी अनु आप क्या कह रहे हैं। ओके, राम से सोचिए। ठीक है, ये उन्होंने संपूर्ण क्रांति, क्योंकि बिहार में जब आंदोलन की शुरुआत हुई मध्य 1970 के दौरान भ्रष्टाचार और अधिनायक के खिलाफ, तब उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति हमें सारे चरणों में लेके चलनी चाहिए। कैसे, ये हम अभी समझेंगे कैसे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे, यहीं से फिट करके जाना है आपको, फिर पढ़ना नहीं है। ठीक है, यस यस, ओके। ठीक है, उन्होंने देश की चुनावी, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति के विचार को सामने रखा। मतलब हर स्तर पे हमें क्रांति करनी है, सारी चीजें हमें सही करनी है, ठीक करनी है। ठीक है, इस वजह ये कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन। अरे पंकज, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है, टोटल रेवोल्यूशन। सात है, पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक, सबसे पहले पॉलिटिकल, राजनीतिक रेवोल्यूशन। दूसरा सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। इकोनॉमिकल, आर्थिक। आइडियोलॉजी, विचारधारा। एजुकेशन, शिक्षा में। कल्चर, संस्कृति में। या सांस्कृतिक। ठीक है, ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही सा ये कॉन्सेप्ट है, और कुछ इसमें ज्यादा आपको समझना ही नहीं है। ठीक, छोटा सा याद रखिए, जितना हमारे एग्जाम के लिए है उतना पढ़िए, ज्यादा हम लोग याद भी नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनकी
क्या क्या क्रांति है उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ऐसे नोट कर लेना। वो हमने डायग्राम से आपको बताया, तो वो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूल रूप से संपूर्ण क्रांति की अवधारणा विनोबा भावे द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, ये याद रखना, किसके द्वारा विकसित की गई है, तो विनोबा भावे। जेपी नारायण इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के मूल तत्वों को शामिल करते हैं, जो भारत को दुनिया के संघीय भागीदारी, न्यायसंगत और समृद्ध राष्ट्र के साथ एक सच्चा लोकतंत्र बनाए। ठीक है, मूल रूप से उनकी संपूर्ण क्रांति की धारणा सात है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक। ये सारी चीजें हैं उनके बारे में, और आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। ओके, संपूर्ण क्रांति की उनकी अवधारणा समाज के कमजोर और वंचित एवं दलित वर्गों, दबे कुचले वर्गों के लिए थी, जैसे किसानों, श्रमिक आदि के विकास और सशक्त बनाने के लिए थी। ठीक है, जो समाज में जिनका शोषण हो रहा था, या जो दबे कुचले वर्ग थे, ठीक है, श्रमिक थे, किसान थे, क्योंकि वो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया है ना। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जिन वर्गों का शोषण हो रहा है, या जिन श्रमिक कमजोर वर्ग हैं उनका शोषण हो रहा है, तो उनके लिए ये लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगी संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का उनका सिद्धांत न केवल भारतीय समाज में बल्कि आर्थिक व्यवस्था को पुनर्निर्माण करता है, बल्कि भारतीय लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्जीवन। संपूर्ण क्रांति जो है भारत के लोगों को क्या करेगी, मोरल, नैतिक बनाएगी, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, के अपने साथ जैसा आप दूसरे से उम्मीद रखते हैं करने का, वैसा ही आप दूसरे के साथ करें। ओके, ठीक है, यहाँ आया समझ में आपको? एक बार थम्स अप दीजिए। अब उनके आते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र कैसे है बताइए। पंकज, आपको आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चा लोकतंत्र में अपनी वो बात करते हैं किसकी, कि भाई एक लोकतंत्र कैसा होगा। इसमें देखो, वो कहते हैं दल विहीन राजनीति। वो यहाँ ये बात करते हैं, भाई सच्चा लोकतंत्र कैसे आएगा, जब पार्टी लेस डेमोक्रेसी होगी, पार्टी लेस पॉलिटिक्स होगी, राजनीति होगी बिना पार्टी के। क्योंकि एक राजनीतिक दल सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है, तो वो अंत में जाके निरंकुश बन जाता है। इसलिए उन्होंने सिस्टम ही किया कि भाई पार्टी होना ही नहीं चाहिए राज्य में, राजनीति हो बिना पार्टी के हो, लोग वाग सहकारी रूप से काम करें। ठीक है, इस वजह से उन्होंने दलविहीन पार्टी का विरोध किया, क्योंकि वो अंत में जाकर निरंकुश हो जाएगी और वो अपने भलाई के लिए सोचती है। ठीक है, सच्ची लोकतंत्र की अपनी अवधारणा में उन्होंने राजनीति, सत्ता की राजनीति और राज्य शक्ति, राज्य की शक्ति पर लोक शक्ति, लोगों की शक्ति पर लोक नीति, लोगों की राजनीति को वरीयता दी। मतलब लोग अपने बारे में, लोगों की शक्ति होनी चाहिए, ना कि कुछ अल्पतंत्र अल्पसंख्यकों की, जो राज्य करते हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनकी शक्ति होनी चाहिए। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, है ना। यस यस पंकज साथी, जो भी दबा कुचला या वंचित वर्ग है, उसको भी एक समान अवस्था में, उसको भी प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में भाग लेना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। इस वजह से वो कहते हैं दल विहीन पार्टी, दल विहीन राज्य या राजनीति ज्यादा अच्छी है। ठीक है, पार्टी वाले से, पार्टी की अपेक्षा। उनका मानना है कि सच्चे लोकतंत्र का एक मॉडल सहयोग की इस भावना और सामाजिक न्याय के लक्षण को सुरक्षित रखेगा। जब सच्चा लोकतंत्र होगा तो न्याय सबको प्रॉपर मिलेगा, चाहे फिर वो वंचित वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग। ठीक, ओके, यहाँ आया समझ में सबको? सच्चा लोकतंत्र क्या है, दल विहीन पार्टी क्या है, दल विहीन राजनीति क्या है उनके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम?
यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से। गुलनाज, कोमल, योगी अनु, पंकज, राम सिसोदिया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके राम सिसोदिया, वेरी गुड। ओके योगी, ओके कोमल, सोनिया आपको, ओके गुड सोनिया। चलिए, सच्चा लोकतंत्र दलविहीन, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। सर्वोदय सबका उदय, मतलब स्वराज फॉर फ्रॉम बिलो, ठीक है, नीचे से स्वराज। एक सच्चे लोकतंत्र में राजनीतिक संरचना में स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय संरचना नेटवर्क, मतलब क्या है? उन्होंने ऐसे बताया है कि ये होगा, यहाँ गांव होंगे, यहाँ ब्लॉक होगा, यहाँ जिला होगा। इन तीनों अवस्थाओं में एक समाज बटा होगा। स्थानीय सुशासन ऐसे होगा, तो गांव की जो समस्या है वो गांव अपने स्तर पे सॉर्ट आउट करे, ब्लॉक की जो समस्या है ब्लॉक अपने स्तर पर करे, जिला अपने स्तर पर करे, आर्थिक रिसोर्स जो भी करने हैं आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए वो अपने स्तर पर करे, ठीक है। सुशासन, सच्चे लोकतंत्र के अपने मॉडल में उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कोई भूमिका स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर लोगों के बीच संघर्ष पैदा करेंगे, है ना भाई। जब राजनीतिक दल, जिस समुदाय में कोई भी अगर कम्युनिटी, ठीक, ज्यादा मत में है, ठीक है, ज्यादा वयस्क मताधिकार हैं उस कम्युनिटी में, उस ग्रुप के, तो पार्टी उनको खींचने के लिए कुछ भी कर सकती है। राजनीतिक दल कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपको आर्थिक लाभ भी देगा, समाज में कुछ आपको कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा देगा। तो वो समाज में ना लोगों के बीच क्या होगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है, समानता नहीं रहेगी। तो उनसे क्या होगा, संघर्ष पैदा होगा जनता में, ठीक, और जनता भ्रमित होती रहेगी। इस चीज को उन्होंने रोकने के लिए दलविहीन पार्टी का सपोर्ट, दलविहीन राजनीति का सपोर्ट किया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टी हो, ठीक है, पार्टी का हम लोग यहाँ नाम नहीं लेंगे, आप सिंपल तरीके से समझ जाइएगा। कोई भी पार्टी हो, वो अपने कम्युनिटी या अपने सेम ग्रुप के लोगों को वो अट्रैक्ट करती है, ठीक, और बकाया लोगों को छोड़ देती है, ठीक है। उनके कुछ हम लोग कोट देख लेते हैं जो उन्होंने बताए हैं, अपने जो उनके प्रसिद्ध कोट हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेरी रुचि सत्ता हथियाने में नहीं बल्कि जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी के, पार्टीलेस पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं भाई, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, जनता का नियंत्रण हो, जनता अपने अनुसार से शासन करे, जनता सबकी भलाई के लिए सोचेगी, ठीक। यहाँ देखो कुछ चीजें हैं, आपको देखो कोट मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में यही कहता हूँ कि आपको कोट प्रॉपर याद नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको याद हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं होंगे तो यहाँ कुछ एक पॉइंट नोटिस कीजिए जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। पॉइंट आप देखिए कि इसमें क्या यूनिक है, ठीक। जैसे सत्ता हथियाने के लिए कौन कहते हैं, जेपी नारायण, क्योंकि वो दलविहीन पार्टी से, दलविहीन राजनीति से, है ना। लेकिन आगे जब हम लोग कंफ्यूज होंगे किसमें, कि दलविहीन पार्टी, दलविहीन राजनीति में लोहिया भी आते हैं, कई थिंकर और आते हैं, तो उनको पढ़ेंगे, एम एन रॉय भी आते हैं, उनको भी देखेंगे, है ना। तब हम लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसे याद करेंगे कि जनता द्वारा सत्ता नियंत्रण करने में, ये आप अपने हिसाब से अपना मतलब एक अपना एक वो बना लिए, कोई एक पॉइंट ऐसा नोटिस कर लीजिएगा इसमें जिससे आपको याद रहे, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। आप वास्तव में स्वतंत्र या स्वतंत्रता की परवाह करते हैं तो राजनीति के बिना कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकता है। राजनीति की विकृतियों का एकमात्र सच्चा प्रतिकार अधिक राजनीति और बेहतर राजनीति है, राजनीति का निषेध नहीं। मतलब क्या है? यस यस पंकज, मतलब क्या है? राजनीति का निषेध, बिना राजनीति के हम अपना विकास भी नहीं कर सकते, राजनीति होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देख लीजिएगा, जैसे मान के चलिए लोकतंत्र का उदार संस्था नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता की परवाह करते हैं, ठीक।
कुछ यहाँ आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट नोट कर लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। मानव खुशी को बढ़ावा देने के लिए सच्ची राजनीति, तो यहाँ तो सीधा सीधा है भाई, सच्ची ट्रू पॉलिटिक्स के बारे में कौन बात करता है? जेपी नारायण। ठीक है, एक और है ये, शांति के बिना लोकतंत्र को सुरक्षित और मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। शांति और लोकतंत्र सिक्के के दो पहलू हैं, ये चीज याद रखेंगे यहाँ। अब ये बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है? पंकज, सोनिया, कोमल, गुलनाज, राम सिसोदिया, चोखा राम जी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से, फिर आगे हम लोग इनके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके गुड। योगी अनु, ओके पंकज। देखो यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति का विचार कब दिया? ठीक है, या कब, सॉरी, संपूर्ण क्रांति कब दी? तो 5 जून 1974। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नोट कर लेना आप लोग। और उन्होंने राजनीति को क्या कहा? राजनीति की जगह लोकनीति या जननीति। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। पंकज क्या कह रहे हैं? 1975 नहीं, 1974 है पंकज। ओके पंकज, ठीक है। देखो गांधी ने अपने सर्वोदय में क्या बात की थी, आपको पता है? याद कीजिए, जिसने भी देखा होगा। अच्छा हमें ये बताइए आप, गांधी के सर्वोदय ने, गांधी ने 2 पॉइंट किए थे, कौन कौन से थे? बताइए जल्दी से, थोड़ा गांधी का रिवाइज कर लें, है ना, क्योंकि आपसे तो होता नहीं है तो हम ही कराएंगे। बताइए। बताइए, याद है कि नहीं है भाई? गांधी को पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? नो नो योगी अनु, गलत है आपका जवाब। और बताइए पंकज, कोमल, सोनिया, नो नो गुलनाज, सत्याग्रह भी नहीं है। ब्रेड लिवर सुना है आपने? पढ़ा तो होगा ही, क्योंकि पढ़ाया है हमने। ट्रस्टी सब सुना है? था उनके सर्वोदय में। तो भाई पढ़ लो, ठीक है। कब पढ़ोगे मेरे भाई? पढ़ लो कुछ, कम से कम इतना तो याद कर लो। हम्म, ये सर्वोदय में नहीं है पंकज, राजविहीन समाज की बात की है उन्होंने, लेकिन वो इनका, देखो राज, एक बात और याद रखना, राजविहीन जो उन्होंने समाज की बात की है, तो वो एक इनका यूटोपियन विचार है भाई, वो कल्पना ही की जा सकती है। आप हमें बताइए, कोई भी समाज होगा, ठीक है, कोई भी समाज होगा, आप बिना राज के रह लेंगे? बताइए पंकज, कोई भी स्टूडेंट बताए, आप बिना राज के रह लेंगे? जब हम लोग WPT में जेएस, सॉरी, लॉक को, हॉब्स को पढ़ेंगे, तो उन्होंने समाज का क्यों विकास हुआ, रूसो को पढ़ेंगे, रूसो ने जनरल विल की थ्योरी दी, क्यों दी? क्योंकि जो व्यक्ति थे वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में जानवरों की तरह रह रहे थे, वहां किसी को कोई न्याय नहीं था। जो बड़ी मछली थी वो छोटी को खा रही थी, जो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था वो छोटे को खा रहा था। तो उसके लिए सब लोगों ने शामिल होकर एक संविदा की, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई। हुई, हमने अग्नासुता में पढ़ाया है आपको कि भाई राज्य कैसे आया, उन्होंने एक बीच में संविदा की, तभी तो राज्य आया। मनु में हमने पढ़ाया, उनमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भगवान और मनुष्य के बीच में, तभी वो राज्य आया है, सुरक्षा के लिए बनाया है राज्य।
ऐसा ही गांधी कहते हैं कि बिना राज्य के हम लोग रह सकते, तो नहीं हो सकता। ये उनका विचार यूटोपियन है, कल्पना लोकी है, भाई कल्पना ही कर सकते हैं हम। ठीक, राम राज्य कहा है जिसे उन्होंने, जो राज्य विहीन होगा उसे राम राज्य कहा है, जहाँ कुछ नहीं हो पूरा सुख होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके गुड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ किसी को कोई कंफ्यूज? ठीक है, ये हम लोग जब WPT में पढ़ेंगे, कोशिश जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, ये नोट कर लिया आपने। एक और यहाँ इम्पोर्टेंट कुछ चीजें और लिख लें आप। एक इनका कोट ये मुझे मिल गया, भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक जीवन के प्राणों को खा रहा। ठीक है, या घुन रहा है। ये इनका एक कोट और नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ आप किसी का कोई डाउट है कि नहीं है, बताइए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। बताइए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, एक बार थम्स अप दीजिए। पंकज, गुलनाज, कोमल, ओके राम सिसोदिया, समझ में आया? ओके कोमल, गुड। ओके निर्मला, ओके। एक चीज और लिख लें यहाँ, पश्चिमी लोकतंत्र का उन्होंने क्या किया, आलोचना की। ठीक है, उन्होंने इसे ठीक कहा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये ठीक नहीं है। ठीक, ये चीज नोट कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है बस, 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो भी डाउट होंगे वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे, इसका जवाब दें आप लोग। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दें। देखो, JP नारायण अभी आलम पढ़ाए हैं, उनकी इसमें एक बुक लिखी है। ठीक, और अम्बेडकर भी हम पढ़ा दिए हैं, गांधी भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, बस टैगोर बचा है। तो टैगोर टैगोर को हम एक आध 2 दिन में क्लास लगा देंगे। बकाया इसका आंसर बताएं आप जल्दी से, क्या होगा? ABCD क्या होगा, जल्दी बताइए। कल तो क्या, कल ही तो लाए थे क्वेश्चन, उसमें तो हमने हाईलाइट किया था। आज बताइए, आज कौन सही बताता है, देखते हैं। सोनिया C, नाम सिसोदिया C, पंकज C, और लोग बताइए। निर्मला C, और आंसर सबको देना है। ओके गुड गुड कोमल, गुड योगी, और बताइए। जो सही देगा आंसर तो समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई चल रही है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर इसका भी जवाब नहीं दिया ना तो समझ में आ जाएगा भाई, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर भगवान को ही जन्म लेना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक, और बताएं। चलिए, अधिकतर सभी का आंसर सही है। ठीक है,
इसका आंसर सी है। ओके, वेरी गुड। सबको, सब लोग अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लें, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लें, सबको शाबाशी मिल जाए। अगला क्वेश्चन चले, चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ओके ओके ओके, अब इसका जवाब दीजिए। अब तो फंस जाओगे तुम लोग, है ना, जल्दी बताइए, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए सभी लोग। सबसे पहला सिसोदिया का आया, उसके बाद और दीजिए सभी लोग जवाब जल्दी से। सबके जवाब आ चुके हैं, इनमें से दो लोगों के जवाब गलत हैं, ठीक है, बकाया सभी लोगों के सही हैं। 2 मिनट वेट करेंगे थोड़ा। मेरा ऐप बंद, एप्लीकेशन बंद हो गया था, उसके लिए सॉरी। अच्छा, जवाब फिर से दें, दोबारा से आप लोग आंसर टाइप करें, क्योंकि जो थे आंसर वो चले गए हैं। चलिए, जो भी दिया होगा ठीक है। इसका जवाब क्या है? ए है। अब किन किन का गलत है बताइए, किस किसने गलत दिया था, कमेंट में बताइए जल्दी से। ओके निर्मला, आपका सही है, ए। ओके कोमल, गुड। ओके योगी अनु, चलिए कोई बात नहीं, गलत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दें क्यों गलत है आपका। ओके सोनिया, ओके ओके। चलिए, देखिए गलत कहाँ था आपका क्वेश्चन। जेपी नारायण की लोकतंत्र की अवधारणा समाजवाद और सामाजिक क्रांति का एक संयोजन है। तो लोकतांत्रिक उन्होंने क्या बताया, सच्चा लोकतंत्र सामाजिक और सामाजिक क्रांति। ये क्वेश्चन ए सही है। तो अब यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। अब इन तीनों में से कोई बनता है, ठीक है। उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक स्वरूप की वकालत की है, तो ये भी सही है, समाजवाद के लोकतांत्रिक रूप की वकालत की है। तो अब इनमें से एक और एलिमिनेट हो जाएगा भाई, दूसरा गलत है, ये भी एलिमिनेट। अब बचते हैं हमारे ये दो, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखिएगा, यहाँ क्यों का वो मिल रहा है जवाब भाई, जवाब मिल रहा है, पढ़िए ध्यान से। जेपी नारायण की लोकतंत्र की अवधारणा
समाजवाद और सामाजिक क्रांति का एक संयोजन है, क्योंकि उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक रूप की वकालत की है। ठीक है, उन्होंने समाजवाद और लोकतांत्रिक रूप की वकालत की है। इस वजह से इन दोनों का एक्सप्लेन भी सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो आंसर ए। देखिए, कोई बात नहीं, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। जब हम लोग बार बार इन चीजों का रिवीजन करेंगे तभी आएंगी ये चीजें। ठीक है, ओके। पूछ लेते हैं भाई, इनको कब भारत रत्न मिला? अच्छा, भारत रत्न कब मिला इनको बताइए। अभी हमने क्लास में पढ़ा है, भारत रत्न कब मिला? और बताइए। ओके, गुड पंकज, गुड कोमल, गुड सोनिया। ठीक है, तो चीजें ऐसे ही रिवाइज होंगी जैसे अभी आपकी क्लास हुई। अब जो आपको बीच में 7 से 8 1 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आप 1 घंटे में ये देखिएगा कि इसमें नोट्स में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिएगा तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे रिवाइज कीजिएगा तभी कुछ होगा। ठीक, ओके। ओके, गुड कोमल। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीजें आपको रिवाइज होंगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बुक है, बुक का आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ठीक है, बुक के नाम याद कर लीजिएगा। एक आप ब्लैंक पेपर लीजिएगा और उस पर सारे थिंकर की बुक लिखिएगा। ठीक है, जेपी नारायण की, ऐसे करिए, हम भी लिखते हैं भाई, अम्बेडकर, गांधी, सबकी ऐसे बुक लिखिएगा। तो बुक आपको कंफ्यूज नहीं होगी फिर। हाँ, गांधी को देखा, गांधी की ये बुक है, क्योंकि आंखों के सामने सारा मैटर एक एक बार में होगा तो पता होगा कि ये बुक इनकी है। आंखों में उसकी इमेज बन जाएगी ऑटोमेटिक माइंड में। ठीक। हाँ, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। अब जब फीडबैक फॉर्म आया होगा तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अब किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा। सोनिया, आपका कोई डाउट तो नहीं है? आपको क्लास प्रॉपर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इतना भी याद रखिएगा, जिस थिंकर को हम पढ़ाएं वो अगली क्लास अटेंड करने से पहले थोड़ा देख लें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। निर्मला, आपको वो नहीं मिल रहा है ना? चलिए, देखिएगा, हम बताते हैं आपको कहाँ मिलेंगे। आप अपना ऐप खोलेंगी, ठीक है, वहाँ क्लास में जाएंगी, यहाँ बीच में आ रहा होगा, यहाँ हम अनाउंसमेंट करते हैं, शेड्यूल लगाते हैं, ऊपर यहाँ कंटेंट आता है। इस पर क्लिक करेंगी, वहाँ फोल्डर में जाएंगी, पेपर 1 का बना होगा, पेपर 2 का बना होगा, पेपर 2 में नोट्स बना होगा फोल्डर। नोट्स के अंदर आपको यूनिट वाइज नाम लिखे हैं, पॉलिटिकल थिंकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में मिल जाएगा। ठीक है, यस गुलनाज, क्लास मेरी तरफ से ओवर हो चुकी है, जिसको भी लीव करना हो वो जा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग सेशन, ज्वाइन क्लास। ठीक है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन तब करें। सोनिया, किस में क्वेश्चन कर दे बताइए। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ लास्ट में दूं क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी समय मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है ना। कोशिश मैं अधिकतर करता हूँ, वैसे भी मैं क्लास में बताता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो फिर 8 PM पर मिलते हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? देखो सोनिया, उसके लिए हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे ये दोनों यूनिट, एकदम साथ में कंप्लीट हो जाएंगे, कंपैरेटिव और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, और फिर हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, पबैड हो जाएगा, कंपैरेटिव हो जाएगा, इंडियन हो जाएगी, तो तीनों का हम लोग रिवीजन करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से क्लास ओवर है, जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं। ओके, बाय। 8 PM पर मिलते हैं, याद रखिएगा, समय से आइएगा। ठीक है, 8 PM। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कौन सा टॉपिक है आज बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ पावर। ओके,
चलिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।